हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, जैसे NTPC रेलवे ग्रुप डी, रीट थर्ड ग्रेड टीचर, पटवार, PSI जो स्टेट पुलिस होती है, फॉरेस्ट गार्ड, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारा MCQs चल रहा था साइंस का। ये 500 चल रहे थे, 500 MCQs, वो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो इसके अंदर आज हम 221 से लेकर के 235 तक के नंबर के क्वेश्चन करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की वीडियो में। यदि इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अगर हमेशा मेरे चैनल को देखते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 2021 एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके, ध्यान से देखिए, यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविज़न स्क्रीन यानी किसी दूसरे टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सके तो उस विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं उस विधि को? टेलीफैक्स। क्या कहते हैं? टेलीफैक्स। इसे टेलीफैक्स कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का ये है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 222 है। तो 222 में हम देखेंगे कि ये बोल रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में यानी जिसका स्केल फ़ारेनहाइट है रखेंगे, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना है? शुद्ध जल का क्वथनांक यानी जिस पर पानी उबल जाए, बॉइलिंग पॉइंट। तो शुद्ध जल का फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो इसमें होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आप जानते हो सेंटीग्रेड में सभी को मालूम है, कोई भी कह देता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है लगभग, और केल्विन में 373। ये मैंने सब बता दिया आपको। हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ फ़ारेनहाइट में पूछा था, जो 212 बोला मैंने, केल्विन में 373 होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री होगा, और फ़ारेनहाइट में अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछे, फ़ारेनहाइट में शुद्ध जल का क्वथनांक पूछे, तो आपको क्या बोलना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा 223। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है सीबेक प्रभाव। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सीबेक नियम दिया था। तो ये सीबेक प्रभाव पर निर्भर करता है। वो क्या चीज़ है वो मैं थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगा, या MCQs है। तो जो चीज़ समझाने वाली होगी मैं समझाऊंगा, बाकी हम आंसर लिखते चले जाएंगे। तो थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप सिर्फ इतना याद रखें, सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्लास्टिक का गलनांक कितना है? प्लास्टिक का गलनांक कितना है? तो ये गलनांक पूछ रहा है, यानी मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक का गलनांक कितना है भाई? 47 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे हम, 225 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि सर्दी के दिनों में पानी के पाइपलाइन क्यों फट जाते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि सर्दी के दिनों में जब पानी जमता है तो पानी के जमने के कारण उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, और पाइपलाइन फट जाते हैं। तो पानी जमने से उसका आयतन बढ़ जाता है, और पाइपलाइन क्या होता है? फट जाता है। ठीक। तो ये आप इस तरह से देखें और याद रखेंगे, और इस तरह से क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बना रही है भाई। आपतित किरण नाम है इसका, और दर्पण आपका समतल है। ध्यान से देखो, तो परावर्तन कोण का कोण कितना होगा? परावर्तन कोण का कोण कितना होगा? तो हम लोग, आपको याद होगा, इस तरह से पढ़ते थे, जैसे ये समतल दर्पण है एक,
हैं, ये कोई किरण इस तरह से आपतित होती थी तो इस पृष्ठ से टकराकर समतल दर्पण के वो परावर्तित भी हो जाती थी इस तरह से। तो जितना कोण ये बनाती थी उतना ही कोण ये भी बनता था, क्योंकि जिस कोण से आपतित होती है परावर्तित किरण उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। तो अगर ये 60 डिग्री का है प्रश्न के अनुसार तो ये भी 60 डिग्री का ही होगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 60 डिग्री। ठीक है, बात आ गई आपको समझ में। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बना रही है। अगर ये कोई किरण आ रही है और इस समतल डिग्री से 60 डिग्री बना रही है तो परावर्तन कोण का कोण कितना होगा, तो ये परावर्तन कोण भी कितना हुआ 60 डिग्री का हुआ आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 227 नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपने देखा होगा इस तरीके से, यहाँ देखो ये तो नाभि होती है आप जानते हो इस तरीके से, और ये कोई कक्षा होती थी इस तरीके से कक्षा होता है। आपने देखा होगा कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं, कुछ इस कक्ष में भी होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको बांधे रखने के लिए नाभिक का स्थिर वैद्युत बल काम आता है। कौन सा काम आता है, स्थिर वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल। ध्यान से सुनो आप। तो स्थिर वैद्युत बल में क्या होता है, जो ये नाभिक से जो इसकी दूरी है वो स्थिर वैद्युत बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, चक्रण करते रहते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिख दें यहाँ पे, उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं, तो ये है स्थिर वैद्युत बल। ठीक, ये मैं हर क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ, देखते जाओ आप जो समझाने वाले हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी, भाई विद्युत रोधी होगा ना, विद्युत को रोक रहा है वो, विद्युत को प्रवाहित नहीं होने दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पदार्थ, अगला क्वेश्चन 228 नंबर का, जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, अपने में से बहने नहीं देते, वो क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी, बैड कंडक्टर। जो धारा को बहने देते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। तो ये विद्युत रोधी कहलाते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ है ना, विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहा है ये, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहा है ये। तो किसी पदार्थ की जो सापेक्ष विद्युतशीलता होती है, अगला क्वेश्चन 229 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, कि किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता कितनी होती है। तो ये सदैव 1 होती है भाई, सदैव कितनी होती है 1, याद रखना ये सदैव 1 होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 229 नंबर का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 230 नंबर का क्वेश्चन जो है ये 12th क्लास के अंदर फिजिक्स का चैप्टर था, उसमें भी आता था। और आजकल ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक मतलब जर्नली पार्ट ही हो गया है कि इस तरह के क्वेश्चन वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल पूछे जाने लग गए हैं, तो सभी को पढ़ना चाहिए। देखिए, किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ें तो कांच पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा। कोई कांच की छड़ ले ली हमने और उसको रेशम के कपड़े पर इस तरीके से रगड़ा जाए तो जो कांच की छड़ है इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा। तो ये सदैव धन आवेश है, यानी पॉजिटिव उत्पन्न होगा, और रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो यहाँ केवल कांच के छड़ की बात हो रही थी, इसलिए मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाया, वहाँ पे धन आवेश बताया है आपको। ठीक है, तो आप याद रखना। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की सीरीज का। घर्षण यानी फ्रिक्शन एवं स्नेहक यानी लुब्रिकेंट, यानी घर्षण और लुब्रिकेंट के अध्ययन को क्या कहा जाता है।
यानी जब इनका अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की सीरीज का कि आपको घर्षण का और स्नेहक का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम ट्राइबोलॉजी कहते हैं, ट्राइबोलॉजी। ठीक है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो ये आपके नई दिल्ली में स्थित है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, नई दिल्ली में। ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला है। अगला क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह भी 233 नंबर। लेज़र, LASER, लेज़र, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिजेशन, रेडिएशन। ठीक, ये हो जाएगा आपका फुल फॉर्म, रेडिएशन। तो लेज़र जो है आपका LASER, लेज़र का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिजेशन ऑफ रेडिएशन। ये फुल फॉर्म है, एक बार सुन लेना ठीक से। लेज़र का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिजेशन ऑफ रेडिएशन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आप, 234 नंबर का प्रश्न देखिए। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये अटमाका है, एक अटमाका या अटाकामा भी है, अटाकामा बोलते हैं बहुत से किताबों में, आपको अटमाका और अटाकामा इस तरह से लिखा रहता है। तो ये अटाकामा ये पेरू में पड़ता है भाई, पेरू में अटाकामा जो है आपका पेरू में है, जहाँ पर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला, टेलीस्कोप है। सबसे ऊंचाई टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? तो अटाकामा पेरू में स्थित है। और आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम, चंद्रा एक्सरे एक दूरबीन का नाम है, ये किस वैज्ञानिक के नाम पर यह सम्मान में रखा गया है? तो ये है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के नाम पर ये रखा गया है। तो ये आज के 235 नंबर तक के क्वेश्चन हमारे सीरीज में कंप्लीट हुए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, है ना। तो जो प्रश्न मैं समझा सकता था आपको मैंने समझाया, और बाकी के आज पूरे आंसर सहित ये मैंने आपको आज की वीडियो का जो ये एपिसोड है हमारा, इसमें ये प्रश्न मैंने आपको दिए। ये प्रश्न आपको कैसे लगे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इससे पहले की वीडियो में मैंने गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जो न्यूटन का था वो पूरा डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट पर जाएं और वो वीडियो देखें, अच्छे से समझें, वहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा किसी एग्ज़ाम में। और इन प्रश्नों को भी पढ़ें, और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।